जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड भूगोल का पार्ट 5 कराने जा रहा हूं। और आज झारखंड भूगोल से लगभग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ इसमें बच जाएगा जनजाति, जिसमें 32 जनजाति है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं झारखंड की मिट्टी के बारे में। और जो दोस्त इस चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। देखिए यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी डबल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है? इसमें देखना है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो वन मूलक मिट्टी नहीं पाई जाती है। कौन कौन पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में अधिकांश भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में अधिकांश भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए ये कम उपजाऊ है? झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है जो कम उपजाऊ होती है? तो ये है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सी मिट्टी झारखंड में चने एवं धान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? चने और धान के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो ये है राजमहल की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रांची के पश्चिमी क्षेत्र, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र, संथाल परगना के पूर्वी और राजमहल के क्षेत्र, सिंहभूम के ढालभूम के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ऐसी ही मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो उपरोक्त कथन किस प्रकार की मिट्टी के बारे में बोला जा रहा है? तो ये लेटेराइट मिट्टी के बारे में बोला जा रहा है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभ्रक मूल मिट्टी निम्न क्षेत्र में किन क्षेत्रों में पाई जाती है? अभ्रक मूलक मिट्टी निम्न क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये कोडरमा में पाई जाती है। अभ्रक मूलक मिट्टी मुख्य रूप से कोडरमा जिले में पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो यह है रेतीली मिट्टी।
रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग धनबाद में पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल एवं पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में कौन सी मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है? झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में से कौन सी मिट्टी नवीन मिट्टी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, सबसे नवीन है। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी है। यह साहिबगंज के गंगा घाटी क्षेत्र तथा स्वर्ण रेखा की निचली घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केवाल, चीटा, नगर, गोबरा, हलमाद एवं वासा आदि मिट्टी का स्थानीय नाम है। तो यह किस किस मिट्टी का है? तो इनमें से किसी का नहीं है। तो देख लेते हैं इस सब किसका नाम है, किस मिट्टी का। केवाल, चीटा, नगर, गोबरा, हलमाद एवं हासा आदि चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खेरसी, चरका, लोबोबाल सुंदर, आरा हासा आदि झारखंड के किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? इसमें बोला गया है कि खेरसी, चरका, लोबोबाल सुंदर, आरा हासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो ये है दोमट मिट्टी। ये दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाला, गोरिस, जारिया, गिटालहासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो ये है बलुई मिट्टी का। बलुई मिट्टी का क्या क्या नाम है? बाला, गोरिस, जारिया, गिटालहासा, ये जो है बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा एक टांड जो ऊंची भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? तो ये इनमें से कोई नहीं। तो ऊंची भूमि का नाम क्या क्या है? तो दिहारी, भीटा, बारी, बारी बारा बहारसी, ये सभी जो टांड है वो ऊंची भूमि का स्थानीय नाम है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा एक नीची भूमि जो दोन का स्थानीय नाम नहीं है? अब पूछा गया नीची भूमि जो दोन का स्थानीय नाम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं ना कौन कौन है। गढ़हा, बहियार, घोगरा, जा, चौरा, कनारी, ये जो है नीची भूमि यानी दोन का स्थानीय नाम है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब झारखंड में वन। झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है? झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है? तो ये है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। चलिए इसका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। झारखंड में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर से 23,721.14 वर्ग किलोमीटर पर वन का विस्तार है, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.76% है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो ये है 3.30। ये है 3.30% है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन पाया जाता है? तो ये 0.0960 हेक्टेयर पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो ये 29.76% पर पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जहां 3368.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है लातेहार। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला लातेहार है, जहां वन का प्रतिशत है 56.00% है, यानी 56%। देखिए लातेहार में है 56% वन है, चतरा में 47.93% और पश्चिम सिंहभूम में 46.63% और कोडरमा में हो जाएगा 40.25%। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के वन कौन कौन है? एक है रक्षित वन, एक संरक्षित वन और एक अवर्गीकृत वन पाया जाता है। झारखंड में 3 प्रकार के वन कौन कौन वन है? एक है रक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो ये रक्षित वन। इसमें कहा गया कि वैसा वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, तो ये किस वर्ग में रखा जाता है इसको? तो ये रक्षित वन में रखा जाता है। इस प्रकार के वन में मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत होती है, लेकिन इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वनों को हानि ना पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकार संपत्ति माना जाता है, तो यह है संरक्षित वन। संरक्षित वन में मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत नहीं होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, तो इस प्रकार का वन किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा अवर्गीकृत वन में आता है। तो ये हो जाएगा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 4 प्रकार के। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि झारखंड के कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के, और वन प्रदेश अगर पूछा जाए तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? तो ये 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। और सिर्फ वन पूछा जाए तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं झारखंड में, और वन प्रदेश पूछा जाए तो 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। झारखंड में 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं। एक है आर्द्र पतझड़ वन
प्रदेश एवं शुष्क पतझड़ वन प्रदेश पाया जाता है। झारखंड में 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं, एक है आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश और दूसरा है शुष्क पतझड़ वन प्रदेश पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो ये इनमें से सभी सिंहभूम में भी है, दक्षिणी रांची में भी है और दक्षिणी लातेहार में भी इनका विस्तार है। जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहा जाता है। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी दक्षिणी रांची, लातेहार एवं संथाल परगना में पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कौन सा कथन गलत है उसकी पहचान करने कहा गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जिन क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना में है। तीसरा ऑप्शन है इन वनों में साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमल, कर्मा, महुआ एवं बांस मिलते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। सही वाला देख लेते हैं। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना में पाया जाता है और इन वनों में साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमल, कर्मा, महुआ एवं बांस मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किसे पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? निम्न में से किसे पर्णपाती यानी वनों का राजा कहा जाता है? तो वो साल का वृक्ष। आर्द्र पतझड़ वन में साल वृक्ष की प्रधानता है, जिनके वन घने होते हैं और पेड़ की ऊंचाई भी ज्यादा होती है। तो साल को पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। झारखंड का राज के वृक्ष साल ही है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शुष्क पतझड़ वन प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो ये जिन क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिन क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। जिन क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। शुष्क। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न क्षेत्र में से किसमें नहीं है? तो कहा किसमें नहीं है? रांची में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रांची में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। झारखंड में शुष्क पतझड़ वन का विस्तार पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद एवं संथाल परगना में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साल वृक्ष के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो साल वृक्ष का अन्य नाम सखुआ भी है। साल वृक्ष के पशुओं को सरय फूल कहते हैं। साल के बीजों के तेल निकाला जाता है जिसे कुंजरी तेल कहते हैं। साल को झारखंड राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसमें सभी हो जाएगा, डी नंबर। तो साल के वृक्ष का अन्य नाम सखुआ, ये सही है। साल वृक्ष के पुष्पों को सरई फूल कहते हैं, ये भी सही है। साल के बीजों के तेल निकाला जाता है जिसे कुंजरी तेल कहते हैं। साल को झारखंड में राज्य के वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, ये भी सही है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। साल वृक्ष को सखुआ कहा जाता है, इसके पुष्पों को सरई फूल कहते हैं। साल वृक्ष के बीजों से तेल निकाला जाता है जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए उपयोगी है।
साल को झारखंड में राज्य के वृक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महुआ के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो महुआ के बीज से डोरी नामक तेल निकाला जाता है। महुआ के बीज से डोरी नामक तेल निकाला जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, किंतु पानी में रहने पर सड़ जाती है। इसके फूल से देसी शराब बनाया जाता है। इसके फलों को बतौर सब्जी के रूप में खाया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है जो है कि सही है। तो सी में है ए, सी और डी, यानी ए, सी और डी ऑप्शन सही है। महुआ के बीज से डोरी नामक तेल निकाला जाता है, ये बात सही है। इसके फूल से देसी शराब बनाया जाता है, ये भी बात सही है। और इसके फलों को बतौर सब्जी के रूप में खाया जाता है, ये भी सही है। महुआ झारखंड की सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है, क्योंकि इसकी लकड़ी फूल, फल, बीज सभी उपयोगी होती है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है और ये पानी पाकर भी जल्दी नहीं सड़ती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस एक वृक्ष का उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों तथा खिलौने बनाने में किया जाता है? तो किसका? तो सेमल का। सेमल की लकड़ी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों में खिलौने बनाने आदि में किया जाता है। सेमल की रुई का व्यापक उपयोग है। सेमल को बोलचाल की भाषा में सीमर भी कहते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस वृक्ष के लकड़ी का उपयोग नक्काशी करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण है? किस वृक्ष के लकड़ी का उपयोग नक्काशी करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा गमहार की लकड़ी। गमहार की लकड़ी हल्की, मुलायम व चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होती है। लकड़ी पर नक्काशी करने की दृष्टि से ये सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस एक वृक्ष का उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों तथा खिलौने बनाने में किया जाता है? तो ये सेमल की लकड़ी हल्की, मुलायम व सफ़ेद होती है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों में खिलौने बनाने में आदि में किया जाता है। सेमल की रुई का व्यापक उपयोग है। सेमल को बोलचाल की भाषा में सीमर भी कहते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस वृक्ष को लकड़ी का उपयोग नक्काशी करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण है? तो ये है गमहार की लकड़ी। गमहार की लकड़ी हल्की, मुलायम व चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होती है। लकड़ी पर नक्काशी करने की दृष्टि से यह सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? तो ये आम को कहा जाता है। आम के फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जिसका कारण फलों का राजा कहा जाता है। इस फल को अमृत फल भी कहा जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसकी लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रखने के बावजूद भी नहीं सड़ती है। इसके फल को खाया जाता है तथा इसके बीजों से दवा बनाया जाता है। तो ये किस वृक्ष के बारे में कहा गया है? तो ये जामुन के वृक्ष के बारे में क्या कहा गया है। जामुन की लकड़ी हजारों वर्ष पानी में रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती है। इसी कारण कुएं के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फल को खाया जाता है और इसके बीजों से दवाई बनाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब लाह के संबंध में बताना है। लाह के संबंध में कौन सा कथन सही है, पहले पढ़ लेते हैं।
लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश का प्रथम स्थान है। यहाँ देश में कुल उत्पादन का 60% लाह उत्पादन होता है। लाह का उत्पादन के लिए भूभाग का समुद्र तल से 305 मीटर या अधिक ऊंचाई होना आवश्यक है, या फिर लाह के उत्पादन में वर्षा का 150 सेंटीमीटर से कम होना लाभदायक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी, यानी लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का वो प्रथम स्थान है। लाह उत्पादन के लिए भूभाग का समुद्र तल से 305 मीटर या अधिक ऊंचाई का होना आवश्यक है, और लाह उत्पादन में वर्षा का 150 सेंटीमीटर से कम होना लाभदायक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कितने किस्म का लाह उत्पादन किया जाता है? झारखंड में कितने किस्म का लाह उत्पादन किया जाता है? तो ये 4 किस्म का लाह उत्पादन किया जाता है। कौन कौन है? एक वैशाखी लाह है, एक जेठवी लाह है, कतकी लाह है, अगहनी लाह है। कौन कौन लाह है? वैशाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अगहनी लाह। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में पाई जाने वाली लाह की किस्में वैशाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अगहनी लाह में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो ये है वैशाखी लाह। अब क्यों है? झारखंड में पाई जाने वाली 4 किस्में में वैशाखी लाह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 82 क्योंकि झारखंड के कुल लाह उत्पादन का 82% लाह इसी वैशाखी लाह से प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण लाह कौन हो जाएगा? वैशाखी लाह, क्योंकि यह अकेला 82% लाह उत्पादन करता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तसर के संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल तसर उत्पादन का 80% है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो ये बी नंबर गलत है, बाकी सही है। तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है, ये बात सही है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है? झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इसका 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस समय झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है एवं कई जैविक उद्यान हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। यह लातेहार जिला में 33.67 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पहली बार विश्व में बाघ की गणना भारत सरकार द्वारा 1973 में हुई है। या फिर इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। तो ये इसमें बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी। इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में एक ही है, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना सितंबर 1986 ईस्वी में की गई थी और लातेहार जिला में स्थित है। यह उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह विश्व में पहली बार बाघों की गणना 1932 में की गई थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब से भारत सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है?
तो ये 1973 से। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत सरकार 1973 ईस्वी से बाघ परियोजना चला रही है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये है 231.67 वर्ग किलोमीटर में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है लातेहार में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में अभी तक 11 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। निम्न अभ्यारण्य में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये पलामू अभ्यारण्य जो सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैला है। चलिए देखिए, पलामू अभ्यारण्य पलामू में है। ये 794.33 किलोमीटर वर्ग में फैला है। लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है, 207.0 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, जो 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के अभ्यारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। तो इसमें हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और सी। पलामू अभ्यारण्य पलामू 1976, ये सही है। और महुआ टाल भेड़िया जो लातेहार में, ये भी 1976 में स्थापना हुआ था। पलामू अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था? 1976 में। और महुआ टाल भेड़िया जो लातेहार में, उसका भी स्थापना हुआ था 1976 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में स्थित अभ्यारण्य में कौन सा अभ्यारण्य सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित हुआ, यानी कम क्षेत्र में फैला हुआ है? तो वो है उधवा झील पक्षी विहार। ये उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में, साहेबगंज जिला में है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज की स्थापना 1991 में किया गया था। यह केवल 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज ये 5.65 किलोमीटर वर्ग में, और राजमहल पक्षी विहार साहेबगंज 6.65 किलोमीटर वर्ग में, और तोमचाची अभ्यारण्य जो धनबाद में है 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये झारखंड के तीन सबसे छोटे अभ्यारण्य हैं। ये झारखंड के 3 सबसे छोटे अभ्यारण्य है। कौन कौन है? उधवा झील है, राजमहल पक्षी विहार है, और तोपचांची अभ्यारण्य है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न अभ्यारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान कीजिए। तो ये बी नंबर सिर्फ सही हो जाएगा। उधवा पक्षी विहार जो साहिबगंज जिला में है, इसकी स्थापना हुआ था 1991 में। बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला बाघ के लिए है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महुआ टाल भेड़िया अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा भेड़िया के लिए है। नाम से ही पता चल रहा होगा, महुआ डांड भेड़िया, तो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि इसका नाम ही भेड़िया जुड़ा हुआ है, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य, इसलिए यह भेड़िया के लिए फेमस है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दालमा अभ्यारण्य किस पशु के लिए बहुलता है? दालमा अभ्यारण्य ये हाथी के लिए है। दालमा अभ्यारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में हाथी की बहुलता अधिक होने के कारण यह हाथी के संरक्षण पर कार्य करता है। 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रथम गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? झारखंड में
किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये दालमा अभ्यारण्य में। 26 सितंबर 2001 ईस्वी भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला में स्थित दालमा अभ्यारण्य को देश का प्रथम गज अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? तो 1978 में। वर्ष 1978 में दो अभ्यारण्य, तोपचांची अभ्यारण्य और धनबाद तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पे है? धनबाद में। तो 1978 में तोपचांची अभ्यारण्य और लावालौंग अभ्यारण्य जो चतरा में है, इसकी स्थापना 1978 में की गई है दोनों की। और जो कुछ अभ्यारण्य है देख लेते हैं, जैसे पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में, इसकी स्थापना 1981 में। कोडरमा हो जाएगा, कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में। और पालकोट अभ्यारण्य जो गुमला में है 1990 में। तो पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ पे है? गिरिडीह में है 1981 में। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में है 1985 में। और पालकोट अभ्यारण्य जो गुमला में है, इसकी स्थापना 1990 में हुआ है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये कोडरमा में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड की स्थापना कोडरमा जिले के 1976 ईस्वी में किया गया था। यह चीतल, सांभर, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जल कौवा के लिए प्रसिद्ध है। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज जिले में है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल कौवा के लिए है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी जो रांची में है, किस नदी पर स्थित है? तो ये सपही नदी पर स्थित है। बिरसा जैविक उद्यान सपही नदी पे स्थित है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची की स्थापना 1994 में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर सपही नदी के तट पर किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? बोकारो में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, जिसे सिटी पार्क भी कहा जाता है। पर्यटक के लिए सैर के लिए टॉय ट्रेन व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा मगर प्रजनन केंद्र रुक्का, रांची में है जो। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिरसा मृग विहार निम्न में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बिरसा मृग विहार निम्न में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सांभर और चीतल दोनों के लिए है। बिरसा मृग विहार खूंटी जिले के कालामाटी में स्थित है। ये सांभर व चीतल के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अभ्यारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? किस अभ्यारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? तो ये तोपचांची अभ्यारण्य। तोपचांची कहाँ पे है? धनबाद में है। तोपचांची अभ्यारण्य जो झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है, इसके मध्य में स्थित झील का नाम हरी पहाड़ी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कब भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रधान गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये 26 सितंबर 2001 को। 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रथम गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहाँ 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साहिबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान किसके द्वारा विकसित किया गया है? साहिबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये नेचर क्लब द्वारा।
झारखंड राज्य बनने के बाद साहिबगंज क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी के इर्द गिर्द नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ स्थित है? टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है जमशेदपुर में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेनुघाट पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में है? तेनुघाट पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में है? तो ये है बोकारो में। तेनुघाट पक्षी विहार चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में तथा इचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां जिला में तथा तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में स्थित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य में कितनी अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरुआत की गई है? झारखंड सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य में कितनी अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा 10 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया, तो इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा JPMDA के द्वारा। JPMDA के द्वारा किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा पार्क एवं बगीचों का प्रबंधन विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JPMDA द्वारा किया गया। इस प्रबंधन के तहत 10 पार्कों को शामिल किया गया है और CAMPA का गठन प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना का विकास तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधि को पूरा करने हेतु किया गया है। और CCKNIA का मुख्य उद्देश्य नवोन्मेष, सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। बस आपको याद रखना है कि झारखंड सरकार द्वारा पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन विकास हेतु झार पार्क का गठन जो किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये JPMDA के द्वारा किया गया है। सिद्धो कान्हू पार्क निम्न स्थान में सिद्धो कान्हू पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा रांची और दुमका दोनों जगह में सिद्धो कान्हू पार्क दोनों जगह में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। घोड़बंदा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? घोड़बंदा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। घोड़बांधा थीम पार्क पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर में स्थित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन। अंबेडकर पार्क झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है सिल्ली में है। अंबेडकर पार्क झारखंड के सिल्ली में है और सिल्ली कहाँ पे है? तो ये है रांची में है। ये अंबेडकर पार्क रांची जिले के सिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों आज का झारखंड भूगोल का लगभग सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया है और बस सिर्फ जनजाति ही बच गया है, जिसमें 32 जनजाति है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और इसी तरह वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा और इसी तरह आप वीडियो देखते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।